हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारत के प्रथम नागरिक और सर्वोच्च नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और उनके फैक्ट्स को याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत बनाए जाते हैं और इनका वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। इस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 25 जुलाई 2022 को रिटायर हो जाएंगे। अनुच्छेद 54 में हमें यह बताया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा आयोजित एक गुप्त मतदान में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक तरीके से निर्वाचित होंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता, शपथ और शर्त के बारे में अब हम जानेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 यानी कि 58 में बताया गया है कि वे भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु के होंगे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते होंगे और अंतिम, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई पद धारण करता होगा। शॉर्ट में, यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता होगा तो वह राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल नहीं होगा, योग्यता नहीं रखेगा। अब बात कर लेते हैं हम शपथ के बारे में। अनुच्छेद 60 में हमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाते हुए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 2 फैक्ट्स और जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। ये दोनों ही इसलिए जोड़े गए थे ताकि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनाव के लिए रोका जा सके। जो नॉन सीरियस हैं उनको चुनाव के लिए रोका जा सके। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानसभा मंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर होगा तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा, यानी कि उसे बिना किराए दिए आवास मिलेगा, जो कि राष्ट्रपति भवन कहलाता है। संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा। राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम पद अवधि, महाभियोग और पद रिक्तता। अनुच्छेद 56 में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की पद अवधि 5 साल की होगी और अनुच्छेद 61 यानी कि 56 में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। तो ये बताया गया है, 7 बिंदु दिए गए हैं। तो देखते हैं। पहला बिंदु, महाभियोग का एक औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे। दूसरा पॉइंट, संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन में 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होगी। इसके बाद प्रस्ताव सदन की कुल संख्या 2/3 के अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। पहले जिस सदन में भी उठेगा उससे पास होकर ये दूसरी
ये प्रस्ताव जांच समिति के पास जाएगा। जांच समिति जब इसको सही ठहराएगी तो ये दूसरे सदन के पास जाएगा, जहां से भी 2/3 बहुमत के साथ इसे पारित होना अनिवार्य है। ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम पढ़ते हैं पद रिक्तता के बारे में। राष्ट्रपति की पद रिक्तता उनके कार्यकाल की समाप्ति पर होगी, मृत्यु के कारण, इस्तीफे के कारण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाए जाने के कारण। इसमें महाभियोग आखिरी है, यानी कि महाभियोग द्वारा हटाया जाना। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों को अनेक आयामों में बांटा गया है, जैसे विधायी शक्तियां। तो चलिए विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन आम चुनावों के बाद और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में अनुच्छेद 87(1) के अनुसार करते हैं। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही कानून बन सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत जब भारत की संसद के दोनों सदनों में कोई भी सत्र नहीं है और यदि सरकार को तत्काल प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस होती है तो राष्ट्रपति उन अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं जिनके पास विधायी शक्तियों के तहत संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है। यानी कि अगर संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के संविधान और कानून की रक्षा और बचाव करना है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति ही हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। वह न्यायाधीशों को तभी बर्खास्त करता है जब संसद के दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा पद पर बने रहते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून का कोई प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का कोई मामला उत्पन्न हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की राय भी मांग सकता है। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट रखता है। अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि ले सकते हैं। और अंतिम, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अब हम राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां देखेंगे। पहला, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर राष्ट्रपति की ओर से बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति राजनयिकों भारत विदेश सेवा के अधिकारियों को भी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। सैन्य शक्तियों को देखते हैं। अब राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समाप्त कर सकते हैं। यानी कि युद्ध की घोषणा और शांति राष्ट्रपति की ही मोहर लगे आज्ञापत्र पर से होता है। अंतिम, महत्वपूर्ण संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी दी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य आपातकाल,
जो कि राष्ट्रपति कानून कहलाता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को नियुक्ति की भी शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, अटॉर्नी जनरल, अन्य देशों में राजदूत और उच्चायुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। समूह एक में अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि IAS, IPS और IFS और अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को हमारे संविधान में क्षमादान शक्तियां भी दी गई हैं। पहला, क्षमादान। किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि को समाप्त कर देना और उसे उस स्थिति में रख देना उसने कोई अपराध ही नहीं किया, यानी कि पूर्ण क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। लघुकरण यानी कि दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना। तीसरी, परिहार। दंड की अवधि को घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, यानी कि किसी को अगर 10 साल की सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 साल की सज़ा भी कर सकता है। चौथा, विराम, यानी कि दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलती है, जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए या कोई अपाहज हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। परिविलंबन, यानी कि दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामले में, जैसे किसी को 1 साल के बाद मृत्यु दंड देना है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे बढ़ाकर 2 साल भी कर सकता है, लेकिन वो मृत्यु दंड ही रहेगा। राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां भी दी गई हैं। विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है, यानी कि यदि विधायिका किसी ऐसी कार्रवाई करे जो कि संविधान के अनुकूल ना हो तो राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। पूर्ण वीटो, यानी कि निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है, किंतु यदि अनुच्छेद 368 यानी कि 368 के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता, यानी कि संविधान संशोधन के मामले में पूर्ण वीटो की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। दूसरी, निलंबनकारी वीटो। संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त, यानी कि 368 संशोधन और धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास कर भेज दे तो उसके पास सिवाय इसको कोई विकल्प नहीं है कि उस बिल को स्वीकृति दे। इस वीटो का प्रयोग संसद सदस्यों के वेतन, बिल, भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। उस समय राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण थे। ये बात आप ज़रूर याद करिएगा कि राष्ट्रपति धन बिल के वापस संसद नहीं भेज सकता। तीसरी वीटो पावर जो है वो है पॉकेट वीटो। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, यानी कि ऐसे में राष्ट्रपति ना तो वापस भेजता है ना उसे रद्द करता है, वो बस अपने पास रख लेता है एक लंबे समय के लिए। पेप्सू बिल 1956 में तथा भारतीय डाक विभाग 1984 में 1984 के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। यहाँ पर हमें अब तक के राष्ट्रपति का एक चार्ट दिया गया है। जैसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ऐसे ही इसमें 14 राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, जो कि अंतिम रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं।
वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।